वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास एके एकेडमी में। फ्रेंड्स, जहां की आप डेली जीके जीएस की 30 प्रश्न देखते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सेट प्रैक्टिस का क्लास है। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास ये एके एकेडमी क्लास बेस्ट ऑप्शन है। और इंडियन आर्मी के अलावा अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बेझिझक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी के लिए ही पढ़ें। ओके, तो जो भी आर्मी के अलावा और भी किसी पोस्ट की जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो वो ये क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ हो जाए। जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह से निरंतर अगर आप इस क्लास में रेगुलर बने रहें तो आपका जब इंडियन आर्मी का फिजिकल होने के बाद, अगर आप फिजिकल कर लेते हैं कंप्लीट, तो फिजिकल होने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने अभी तक में कितना मेहनत किया है। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो जीके जीएस के लिए आपको कहीं और, आर्मी के लिए तो बेसिकली अगर आप आर्मी के लिए हैं तो आप आर्मी के लिए जीके जीएस के लिए निश्चिंत हो जाइए कि और कहीं क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में जितना पढ़ाया जाता है आप केवल उतना प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए ना, तो आपका जीके जीएस से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे आप बना करके आएंगे। इसके लिए आपको निश्चिंत होकर रहना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? 10 सेकेंड है फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए और 30 क्वेश्चन है इसमें। तो आप जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर काला अशोक? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकेंड ही है प्रत्येक क्वेश्चन पे। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, सभी लोग जय हिंद कह के क्लास में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाएंगे। और हमारा ऑफलाइन क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगा। मेरा कुछ एग्ज़ाम था वो हो चुका है, बीएड का एग्ज़ाम था मेरा, तो वो मैंने दे लिया है। अब आपके लिए मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए ही हूँ। और यहाँ पे जब तक मैं हूँ तब तक आपको पूरी हेल्प मैं दूंगा, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पूरा फ्री, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स ये सब्सक्राइबर के ऊपर। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा इस बात को भी गौर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अजातशत्रु, सॉरी अजातशत्रु यहाँ पे बी में है, तो अजातशत्रु हमारा बी आंसर होगा। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, फ्यूज का प्रतिरोध होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है? फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है, जल्द से करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से मुझे लगता है ऐसा कि मैंने जो आपको ये वीडियो में जितने सारे मटेरियल दिए हैं वो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्यूज का प्रतिरोध पूछा गया था आपसे, यहाँ पूछा गया कि फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है। तो इस बात को फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे सभी लोग कि फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन होगा हमारा उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, उच्च होता है। ओके, ध्यान में रखेंगे फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन फ्रेंड्स, गलनांक अगर पूछे कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है तो गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। ओके, तभी तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और कहीं शॉर्ट लगता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। आप देखते होंगे आपका जो बोर्ड होता है वह ये बिजली वाला बोर्ड, उसमें देखते होंगे कि फ्यूज़ लगा हुआ होता है। अगर फ्यूज़ में कहीं, ये बोर्ड में कहीं शॉर्ट लगता है तो फ्यूज़ सबसे पहले उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, फ्यूज का गलनांक होता है। चलिए, मैंने अभी अभी आपको बतलाया कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है।
फ्यूज का गलनांक होता है निम्न। ओके, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है जबकि प्रतिरोध उच्च होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप 2 नंबर इससे गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? पटना, जमशेदपुर, रांची या धनबाद? फ्रेंड्स ये नाम है जिस वजह से अगर इंग्लिश में है तो भी वही लिखाएगा, हिंदी में है तो भी वही लिखाएगा। तो आपको स्पेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि अगर कहीं आपको धनबाद लिखना पड़ जाए तो कैसे होगा, रांची लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे रांची, उसके बाद जमशेदपुर लिखना पड़ जाए तो जमशेदपुर का स्पेलिंग क्या होगा। तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आपको भी जानना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आया, हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में समझें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आजकल के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बायलैंग्वेज हो रहे हैं, यानी कि 2 भाषाओं में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं होके आया हूँ एग्ज़ाम बीएड का मैंने दिया, तो उसमें 2 भाषाओं में प्रश्नों को दिया गया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहे थे, जबकि मैंने उसे इंग्लिश में देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ इसका क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी मैं करवा दूँ और इसी तरह से, और हिंदी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका जमशेदपुर हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जमशेदपुर। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष? जल्द से करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी हो सकती है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो होगा वो 3 वर्ष होगा। ओके, यहाँ पे 3 वर्ष ध्यान में रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ओके, लेकिन आप जो सीरीज यानी कि सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज किया गया है, आप शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक ABCD मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। और फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं एक बात आपको और बतला दूं कि यहाँ पे जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है, अधिकतम क्या पूछा गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। फ्रेंड्स आपसे अधिकतम अवधि पूछा गया, अधिकतम कितने वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करता कौन है, तो ये जो है संसद के दोनों सदनों के संयोग से राष्ट्रपति, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन के समय उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है, राज्यपाल का शासन होता है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ की जैसे अभी जम्मू कश्मीर में ले लिया जाए, जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू था, जबकि अब नहीं है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लोथल हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1965, 1970, 1972 या फिर 1974? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जितने भी आर्मी के भाई लोग हैं सबसे कह दीजिए कि यहाँ पे आर्मी का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फ्री, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स और अब जल्द ही मैं टेस्ट भी लूँगा, आपका जो मैंने 8 दिन दिए थे, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और ये टेस्ट अब 1 से 2 दिन में आपका टेस्ट होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 1 से 2 दिन में आपका 40 वीडियो जो मैंने कहा था, आप अगर उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली है तो सही बात है, नहीं की है तो जल्दी से अब
केवल 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 2 दिन टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे 1972 आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर 1972 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? 1955, 1960, 1961 या 1965? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? 1955, 1960, 1961 या फिर 1965? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 10 सेकंड समाप्त हुए और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये सी 1961। ध्यान में रखें फ्रेंड्स, गोवा जो है ये 1961 में आज़ाद हुआ था, 1961 ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर, जेबी कृपलानी, अमृता प्रीतम या इंदिरा गांधी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? फ्रेंड्स केवल 10 ही सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, इसलिए ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो चोकिला अय्यर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, डोंगरी किस राज्य की भाषा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल एवं असम? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, जिसको हलवा कहते हैं ना वही है ये। क्योंकि फ्रेंड्स ये 2 से 3 बार रिवीजन मैंने करवाया है पिछली वीडियो में और ये दोबारा आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोग करेंगे और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि बात, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी होगी मुझे जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे और आप लोग ऑप्शन देंगे और मैं अपने अपने एक हाथ में फ़ोन रखूंगा और आपका आंसर देखूंगा। कितनी खुशी होगी मुझे कि कितने लोगों ने आंसर किया है। फ्रेंड्स इस बात को अगर आप एज्यूम करते हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन क्लास करते तो कितना बेहतर होता, लाइव क्लास करते तो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डोंगरी होगा, डोंगरी किस राज्य की भाषा है? ये होगा जम्मू कश्मीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये राइट आंसर है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा पंजाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, पंजाब। चलते फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं अपने। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली या सूर्यकांत त्रिपाठी? आपके पास फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का ही समय है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाट्य यशोधरा। यशोधरा जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक की रचना किसने की है, आपसे यही पूछा गया है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। आप अगर तस्वीर में जो दिया गया है इनकी तस्वीर, आप अगर इनको पहचानते हैं तो आप इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ओके, तो जल्दी से समझेंगे कि ये पहचाने कि ये कौन है। तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड समाप्त हुए और यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। ओके, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा और ये जो तस्वीर दी गई है ये मैथिली शरण गुप्त की ही है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1893, 1895, 1897 या फिर 1899? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो विवेकानंद थे। ओके, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद थे। और इसकी स्थापना कब की गई, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड समाप्त हुए और यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ये 1897। ओके फ्रेंड्स, 1897, कहीं कहीं 1897 नहीं देके 1896 भी रहता है। तो आपको ये दोनों आंसर ध्यान में रखने की, अगर 97 नहीं है तो 1896 है, तो मेरा यही आंसर हो सकता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1896 या फिर 1897। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ सब, और ध्यान में रखेंगे 1897 या फिर 1896। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, और ये सवाल का जवाब आपको सभी लोग को देना है। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में आंसर देना है सभी लोग को। पहला सवाल है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? ये आपका पहला सवाल है। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी, सॉरी यहाँ पे भगवा है, भगवा नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भोगवा होगा। ओके, ये भोगवा होगा, भोगवा, भोगवा। ओके फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये नहीं होगा, यहाँ पे भोगवा नदी होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? फ्रेंड्स इस बात के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर मैं आपको 10 सेकेंड नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत बार, मुझे तो नहीं लगता कि मैं गिनती भी कर सकता हूँ। मैंने इतनी बार ये बताया है और अच्छी तरह से मैंने समझाया भी है कि कौन सा विटामिन क्या करता है। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन के है। ओके, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं और विटामिन के बारे में भी आपको बता दूं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ओके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो फ्रेंड्स ये जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है, ये दोनों हड्डी से संबंधित रोग है। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया विटामिन ए, ये विटामिन ए, रतौंधी तो मैंने कहा ये रतौंधी आँख की बीमारी से संबंधित है। और विटामिन सी जो मैंने कहा, विटामिन सी स्कर्वी रोग, ये मसूड़ों से खून आना, यही स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के तो यहाँ पे पूछा ही गया है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है, तो विटामिन के। फ्रेंड्स ये जो रक्त का थक्का जमता है, अगर ये हमारे शरीर के अंदर जम जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसका क्या है, बाहर में यूज़ है। जैसे कि शरीर का कहीं पे कोई पार्ट कट जाता है, कोई भाग कट गया, तो उस समय आप देखते हो कि थोड़ी ही देर में आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी कि जम जाता है। तो वो किसकी उपस्थिति के कारण? विटामिन के की उपस्थिति के कारण। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कुछ लोग पूछें कि विटामिन के क्या मतलब किससे प्राप्त होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर वसा खाते हैं, वसा जैसे कि आप अगर दूध खाते हैं, छोड़िए दूध में सारा विटामिन है, दूध में सारे विटामिन है, विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन दूध में मौजूद हैं। ओके, तो आप अगर दूध खाते हैं तो आपको ये विटामिन के मिल रहा है। ओके, नहीं तो फिर वसा ध्यान में रखेंगे, वसा से भी प्राप्त होता है। तो वसा में आपका दूध हो गया, सॉरी दूध नहीं, वसा की बात करें तो आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, यानी कि सरसों तेल हो गया, आपका रिफाइन हो गया, रिफाइन ऑयल यानी कि, और डालडा हो गया, ये सारे क्या है, वसा के ही एक उदाहरण है। तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर श्रीगुप्त? यहाँ पे श्री, ऑप्शन नंबर डी में जो फ्रेंड्स दिया गया है ये श्रीगुप्त है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स चलिए आपके 10 सेकंड समाप्त हुए। और यहाँ पे जो बिंबिसार है, बिंबिसार ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी होगा।
यहाँ पे बी आंसर हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 480 बीसी, 483 बीसी, 383 बीसी या फिर 484 बीसी? फ्रेंड्स ये चार, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि ऑप्शन ऑप्शन 2 बार दिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा फ्रेंड्स, 10 सेकंड मुझे लगता है समाप्त हो चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुई थी, सॉरी ईसा पूर्व हुई थी, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व। ओके, यहाँ पे जो बीसी दिया गया है बिफोर क्रिस्ट होता है, ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्रिस्ट जीसस क्रिस्ट। ओके, तो 483 ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, 483 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 483। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, गोपाल मजुमदार या फिर यज्ञदत्त शर्मा? फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी या किसने करवाई थी? एक ही बात है, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ जो खुदाई कहा गया है, ज़रूरी नहीं है कि खुदाई ही दे, आपसे कह सकता है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वहाँ पे भी वही हमारा आंसर होगा जो यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स टाइम अप हो गया, टाइम अप यानी कि 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। राखलदास बनर्जी ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, राखलदास बनर्जी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, न्यूटन, जगदीश चंद्र बसु या फिर आइंस्टीन? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो चुका है, 10 सेकंड पूरे। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? तो ये टेलीग्राफ का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हाँ ए, मार्कोनी ने ही किया था टेलीग्राफ का आविष्कार। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर या फैदोमीटर? फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे दोस्त लोग रेगुलर क्लास में होंगे उनको पता होगा कि ये जो इसका आंसर होगा कि क्या होगा। अगर आप 3 ऑप्शन को छांटने की क्षमता रखते हैं तो आप समझिए कि इसका आंसर आप कर लेंगे, और मुझे लगता है कि सभी लोग इन सारे ऑप्शन से परिचित हैं। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके 10 सेकंड पूरे होने को है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। आपसे पूछा गया था कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, टेकोमीटर। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा ही हो गए। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सरिस्का जो है ये राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान के अलवरपुर जिले में स्थित है। ओके, अलवरपुर जिले में स्थित है ये सरिस्का अभयारण्य। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स हो सकता है कि आपसे पूछ दे, ये जो सरिस्का अभयारण्य है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में, 1955। इस तिथि को भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ में कि सरिस्का, सॉरी एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ,
राजस्थान में है और 1955 में इसकी स्थापना की गई। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव, दंतीदुर्ग, पुष्यमित्र शुंग या सिमुक? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आपके पास केवल 10 सेकेंड ही है। तो फ्रेंड्स आपके ये समय 10 सेकंड समाप्त हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक यहाँ पे से आपसे पूछा गया था, तो स से सातवाहन, स से सिमुक, ध्यान में रखेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक स से सातवाहन, स से सिमुक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? और फ्रेंड्स अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो वहाँ पे था हमारा आंसर 483 BC, यानी कि 483 ईसा पूर्व। वहाँ पे पीछे जो हमारा क्वेश्चन था वो था 483 BC पूर्व। कब हुई थी आपसे पूछे तो 483 BC, ओके। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राजगृह ध्यान में रखेंगे। आपके 10 सेकंड पूरे हुए। राजगृह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। राजगृह में हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि किसके ये नेतृत्व में, मतलब ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये किस सम्राट के नेतृत्व में हुआ था? तो मगध के सम्राट अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलते फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, वासुदेव, विष्णुवर्धन या फिर सिमुक? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपको, अगर आपने क्वेश्चन पे पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो आप एक क्वेश्चन को तो जल्दी से जल्दी छांट सकते हैं। चलिए देखते हैं आप आंसर क्या करते हैं। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी के भीड़ में खुश रहता है ना, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो मेरे दोस्त क्लास में रेगुलर बने रहिए और खुशी खुशी इस 30 क्वेश्चन को घोर के पी जाइए। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपको किसी भी तरह से याद करते चलना है। प्रत्येक दिन का 30 क्वेश्चन का ये क्लास है। फ्रेंड्स ये जो 30 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये आप ज़रूरी नहीं है कि गिनती करेंगे 30 क्वेश्चन ही होता है, 30 नहीं होता है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मैं आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा सा काम करता हूँ जो कि आपको मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारा जो पहला सवाल है ये तो 23 नंबर सवाल, चौहान वंश का संस्थापक कौन था आपसे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वासुदेव। ध्यान में रखेंगे, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे वासुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स मेरा अगला सवाल है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? टका, डॉलर, पाउंड या फिर यहाँ पे नन टू दी एबव, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नन ऑफ दी एबव यहाँ पे होता नन ऑफ दी एबव। तो ध्यान में रखेंगे, जापान की मुद्रा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड पूरे हुए। जापान की मुद्रा, फ्रेंड्स जापान की मुद्रा येन है, ओके, येन। ध्यान में रखें फ्रेंड्स, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो टका दिया गया है, टका, टका ये बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका। और डॉलर, डॉलर अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर, ओके। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। हमारे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं, कुंडलवन, कुंडलवन किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वही है, ये कुंडलवन का ही एक ध्वस्त नगर है। तो आपको बताना है कुंडलवन का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है।
तो फ्रेंड्स टाइम अप हो गया। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो कुंडल वन है, ये कुंडल वन, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको दिया जाता है हैदराबाद, तो सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो हैदराबाद होगा। हैदराबाद से 5 मील दूर स्थित है हैदराबाद। ओके, हैदराबाद। ध्यान में रखेंगे इसको, हमारा यही राइट आंसर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ गोलकुंडा का जो किला है हैदराबाद से 5 मील दूर स्थित है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला जो सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2, NH4, NH5 या फिर NH7? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड समाप्ति पे हैं, जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो समाप्त हुआ फ्रेंड्स, आपके 10 सेकंड समाप्त हुए और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये होगा NH7। ओके, NH7 हमारा राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? NH होता है, यानी कि नेशनल हाईवे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा मंदिर, कितना इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन। चलते हैं इसका आंसर देखते हैं क्या होगा फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़, लातेहार, जमशेदपुर या पाशवनाथ। ओके, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स टाइम अप फ्रेंड्स। यहाँ पे छत्तीसगढ़ ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ के बारसूर एक जगह है। छत्तीसगढ़ का बारसूर जिला, जिला नहीं एक जगह है, जो भी है जगह का नाम है बारसूर। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी सवाल हो गया बच्चों वाला, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। 1555, 1757, 1885 या फिर 1764? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा कि बक्सर पलासी का युद्ध कब हुआ? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स 10 सेकंड समाप्त हुए। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे 1757। ओके, 1757 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और फ्रेंड्स पलासी का युद्ध, और फ्रेंड्स 1885 जो दिया गया है, ये 1885 ये कांग्रेस है, कांग्रेस। सॉरी मैं इसको इरेज कर दूं। यहाँ पे जो 1800, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा पलासी का युद्ध 1757 होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये कांग्रेस की स्थापना है, ये कांग्रेस की स्थापना, ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1885 में ये इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, और 1757 में तो पलासी का युद्ध हुआ ही था। ध्यान में रखेंगे इन तीनों बातों को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल को। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। 12,756, 15,756, 18,775 या फिर 17,843? जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर कहेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके ही लाइक करने से मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं और आपको कुछ इससे बेहतर दे सकूं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछा गया था, जो कि है 12,756 किलोमीटर, यानी कि ये किलोमीटर में है। सारा जो डेटा दिया गया है यहाँ पे मैंने किलोमीटर छोड़ दिया, आपको ध्यान में रखना है। 12,756 57
अप्रोक्स 56-57 ऐसे ही हैं। यहाँ पे 12,756 दिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 56 या कहेंगे 57 रहता है। तो एग्जैक्ट जो डेटा है यहाँ पे 56 दिया गया है, लेकिन 12,756 ही होता है। 12,756, रुक जाइए मैं इसको फिर से, 12,756 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। कुछ नहीं होता है 56-57 ने, कन्फ्यूज नहीं होना है। 12,756 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। 12,756 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या वल्लभी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर क्या होगा? प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड समाप्त हुए। पाटलिपुत्र ध्यान में रखना है, पाटलिपुत्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? फ्रेंड्स आपको जो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और चलिए इसका आंसर पहले बताएंगे कि किससे नहीं गुजरती है। यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या ओडिशा। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। कर्क रेखा कितने राज्य से नहीं गुजरती? और फ्रेंड्स आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगले दिन हम जिन भी लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, हम उसके नाम बोलेंगे, उन सभी लोगों के जिन जिन लोगों ने सही सही जवाब दिए हैं। तो जल्दी से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे टाइम अप हो गया। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती यहाँ पे पूछा गया था, तो ये ओडिशा से नहीं गुजरती है। ध्यान में रखेंगे, ओडिशा से नहीं गुजरती। बाकी मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, इन तीनों से गुजरती है, जबकि ओडिशा से नहीं गुजरती। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और हाँ मिजोरम है। तो उसमें 8 राज्य ध्यान में रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ मिजोरम है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इस क्लास का। ओके, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, श्री विष्णु या फिर सिमुक या फिर दंतिदुर्ग? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे दंतिदुर्ग ध्यान में रखना है, दंतिदुर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, दंतिदुर्ग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्लास अब यहीं पे समाप्त हुआ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। आप बने रहिए रेगुलर क्लास में। आपका जीके जीएस से आर्मी में आप चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, आप सारे क्वेश्चन बना के आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस क्लास में नियमितता आपको रखनी होगी। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, जय एके अकेडमी।